इवन इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी के मॉक टेस्ट का सेट नंबर 3। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले के जो भी आपको सेट देखे थे उनको आपने देखा होगा और जो होमवर्क आपका चल रहा है उस होमवर्क को कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर आपने पिछले होमवर्क को देखा होगा तो आज इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि कितना स्कोर आप कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीवाने को ही स्थापित करने का उद्देश्य क्या था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए किया था। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के शासक ने हस्तांतरित की थी। दिल्ली से दौलताबाद के शासक ने हस्तांतरित की थी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए, तीनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो पहली बैठक की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें कह सकते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बिल्कुल सही है। साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, ये भी सही है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे कह सकते हैं कि HC मुखर्जी उपाध्यक्ष चुने गए थे, यानी कि पहली बैठक में उपाध्यक्ष के रूप में HC मुखर्जी चुने गए थे। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट सही हो रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। ठीक है, एक या एक से अधिक, ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो प्रक्रिया समिति के नियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा पॉइंट्स जो कि ये गलत है। ठीक है, प्रक्रिया समिति के नियम के जो अध्यक्ष थे कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति की जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही है, और प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल यहाँ पे सही है। तो 2 और 3 सही है, लेकिन ऑप्शंस में 2 और 3 नहीं दिया गया, इस वजह से ऑप्शन ई को टिक करेंगे, एक या एक से अधिक। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के सही स्रोत से मेल खाते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिलाए गए हैं, 3 पॉइंट्स। तो तीनों में से बताइए कि कौन सही तरीके से मेल खाते हैं। जो कैबिनेट सरकार है वो यूके से बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, न्यायपालिका की बात करें तो ये जर्मनी से नहीं, न्यायपालिका हम कह सकते हैं 1935 के संविधान से, सॉरी, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। साथ ही साथ लोक सेवा आयोग भी 1935 से ही लिया गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि केवल और केवल एक सही है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हम ये कह सकते हैं कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। सी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, ये तीनों के तीनों है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। तो यहाँ पे डी को टिक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट वन कह रहा है कि शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही होगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द के संदर्भ में बात करना, तो हम ये कह सकते हैं कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। दोनों के सही हो रहा है, और ये मूल प्रस्तावना में था, ये पॉइंट्स गलत है क्योंकि ये जोड़ा गया था, तो ये तो पॉइंट्स हमारा गलत हो गया। तो केवल और केवल 1 और 2 सही होने की वजह से ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे, एक या एक से अधिक। तो ध्यान रखिएगा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन देखिए, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ी है? तो यहाँ पे बताइए कौन सा सही जोड़ा है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो है यहाँ पे मिलाया गया कि भारत की संरचना का अधिकांश प्रभाव यहीं पे पड़ा था, इसी से लिया गया। बहुत सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि अधिकांश जो प्रभाव है हमारे संविधान में वो 1935 के शासन अधिनियम से। सेकंड पॉइंट है कि मौलिक अधिकार अमेरिका से ग्रहण किया गया, ये भी सही है। लेकिन अगर हम बात करें DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की, तो ये यूके के संविधान से नहीं लिया गया। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे सही है, इस वजह से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार किस इतिहासकार ने कहा है? धनवानों का राजकुमार किस इतिहासकार ने कहा था? सी विल बी करेक्ट आंसर, एडवर्ड थॉमस। ठीक है, एडवर्ड थॉमस, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए, तीनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि क्या सही होना चाहिए। तो चलिए हम एक-एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि सिंचाई हेतु नहर निर्माण करवाने वाला प्रथम सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक था, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिंचाई के लिए नहर का जो पहला निर्माण कराने वाला तो गियासुद्दीन तुगलक था, लेकिन सिंचाई कर जो सबसे पहले लगाया था वो एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, जो कि उपज का 1/10 भाग हुआ करता था सिंचाई कर। ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषकों के प्रति सहयोग एवं उदारता का दृष्टिकोण अपनाते हुए भूमि कर 1/3 निर्धारित किया था। ये पॉइंट गलत है। यहाँ पे 1/3 निर्धारित किया गया था गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही, तो ये पॉइंट्स हमारा गलत हो जाता है। अमीर ए सदा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट्स आपको समझना होगा कि अमीर ए सदा क्या होते थे। देखिए, आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था, जो कि मोरक्को यात्री था, और इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन अपनी पुस्तक रेहला में किया है। तो उस रेहला के अनुसार वह विदेशियों का बड़ा सम्मान करता था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक विदेशियों का बड़ा सम्मान करता था। और हम कह सकते हैं कि राजाज्ञा द्वारा भारत आने वाले सभी विदेशियों को जो कि अजीज की उपाधि दे रखी थी, अजीज की उपाधि दे रखी थी, और इन्हीं विदेशियों को अमीर ए सांदा कहा जाता था। ठीक है। तो कह सकते हैं उनकी नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा माना गया। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे करेक्ट है, इस वजह से ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची जो किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट वन देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया था? तो हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना में 1976 में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता, यानी 1 2 4, 1 2 4 यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है, बताइए कौन? श्वसन श्रृंखला का उपयोग करके पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन, और आपको पता है कि कोशिकाओं का ऊर्जा गृह के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता, खुदा का बंदा होने के नाते भला मैं अपने वृद्ध सैनिकों को पदच्युत कैसे कर सकता हूँ? यह कथन किस शासक ने अपनी आत्मकथा में लिखी है? ये जो लिखी गई है फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा में लिखी है, सी करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? ध्यान दीजिएगा, कोशिका झिल्ली जो है वो किसकी बनी होती है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन एवं लिपिड की। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? ध्यान से पढ़िएगा कि किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति जो होता है वो पादप कोशिका में, शैवालों में, जीवाणु में मिलता है, लेकिन मानव में हम नहीं कह सकते हैं। कोशिका भित्ति मानव में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन हम बी को यहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? क्या होगा राइट आंसर? तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सही होना चाहिए। तो यहाँ पे फिलहाल माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? देखिए बीपीएससी में जो भी आपको करंट नहीं यार, बीपीएससी में जो भी साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ही लो लेवल का होता है, आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं आपको जो करा रहा हूँ वो थोड़ा सा लेवल हाई भी है, इतना आपको टफ भी नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, तो आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल जो होता है वो हम कह सकते हैं राइबोसोम। ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ल्यूकोप्लास्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ल्यूकोप्लास्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और कथन टाइप का क्वेश्चन तो मुश्किल है कि पूछा जाएगा, बिल्कुल ना के बराबर जो भी क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। आप सिर्फ करंट बार बार बोल रहा हूँ, साइंस के क्वेश्चंस में कथन वाले पूछना बिल्कुल ना के बराबर है, पूछा नहीं जाता है। जब भी कथन वाले क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा अलग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सभी चीज़ों में पूछा जाता है। साइंस के नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं वन लाइनर फॉर्म में। तो देखिए फिलहाल हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट के संदर्भ में। उम्मीद करते हैं कि आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा अपने होमवर्क में। तो देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित होते हैं।
बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट कि यह रंगहीन लवक है, ये भी सही है। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक होता है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे सही है, इसलिए ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे, एक या एक से अधिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है, बताइए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कह सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार और साथ ही साथ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पूर्वानुलोकन, यहाँ पे तीनों के तीनों चीज़ें बिल्कुल सही है। ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे, एक या एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने कब की थी। तो ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने कब की थी, 1886 में, जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा ने रखा था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन की भारतीय संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका में कुल 5 प्रकार के कह सकते हैं स्वतंत्रता की बात की गई है, और वो 5 प्रकार कौन कौन से, तो देख सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात कही गई है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, और वो कह सकते हैं कौन सा, हैदराबाद। क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। ठीक है। अगला देखिए, जूल निम्नलिखित किसकी इकाई है। जूल जो है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो हम कह सकते हैं जूल जो होता है वो ऊर्जा की इकाई है, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला पॉइंट्स, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही होती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगा। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही होती है तो उसकी कुल ऊर्जा जो होती है वो स्थिर रहती है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, स्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन, शक्ति की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। शक्ति की सबसे छोटी इकाई के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, वाट। ठीक है, वाट। अगला पॉइंट, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। तो ध्यान से समझिएगा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य, यानी कि वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, और ये तो हमारा हो गया नॉर्मल जब हम लोग कार्य करते हैं तब। तो यहाँ पे देखिए, एक तो विस्थापन पर, ये बिल्कुल सही है, और दूसरा बल पर, आरोपित बल, ये भी सही है। लेकिन क्या ये सही है, ये हमको समझ लेते हैं। विस्थापन और बल के बीच का कोण, आपको पता है कि जब हम लोग कार्य, अगर हम लोग ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत करते हैं तो उस समय हमारा क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, यानी उनके बीच के कोण पर भी डिपेंड करता है। तो विस्थापन और बल के बीच के कोण पर, तीनों के तीनों यहाँ पे सही है। लेकिन प्रारंभिक वेग के बारे में हम लोग यहाँ पे कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, ना इनके फॉर्मूला में कहीं वेग के बारे में बात आ रही है। तो ये पॉइंट्स गलत है। सही क्या है, 1, 2, 3, तो यहाँ पर तो नहीं दिया गया, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई। ठीक है, 1, 2, 3 ऑप्शन ई को टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है, जिसको हम लोग माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न ये है कि ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं, यानी अवर्णी लवक जो होते हैं वो मुख्यतः पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो होते हैं वो जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लाइसोसोम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। लाइसोसोम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। लाइसोसोम के संदर्भ में हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए, आत्महत्या के थैली के रूप में लाइसोसोम को जाना जाता है, बिल्कुल सही है। स्तनधारियों के लाल रक्त कोशिकाओं में या फिर कर्णिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, ये भी सही है। और इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण और पाचन करना होता है। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे सही है, इसलिए ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे, एक या एक से अधिक। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। मूल्य कर्तव्य, और आपको पता है कि मूल्य कर्तव्य जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर पूर्व सोवियत संघ से संविधान से ग्रहण किया गया था, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि वीडियो पसंद आए, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि रोज़ाना कुछ तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो कह सकते हैं स्वेस के द्वारा। डी विल बी करेक्ट आंसर, स्वेस के द्वारा। अगला पॉइंट देखिए, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित में से सही क्रम क्या होगा? पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जो सही क्रम क्या होना चाहिए? तो सही क्रम हमारा होता है सियाल, सीमा और निफे, यानी कि 2 1 3। ठीक है, 2 1 3 केंद्र होता है ये, और सबसे ऊपरी जो भाग होता है सियाल होता है। ठीक है, तो 2 1 3 कहाँ मिल रहा है? राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? सियाल में ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है, बिल्कुल सही। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट और ग्रेबो जैसी चट्टानों से हुआ है, ये भी सही है। क्रोड में कह सकते हैं निकेल और लोहा जैसे तत्वों की अधिकता होती है या फिर प्रधानता होती है, कह सकते हैं। तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे सही है, ऑप्शन हम ई को टिक कर सकते हैं, एक या एक से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? अंतिम व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पे देखिए अंतिम व्यक्ति के रूप में हम लोग जानते हैं सुबुद्ध, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सुबुद्ध। नेक्स्ट पॉइंट, गौतम बुद्ध को कहाँ कैडिनय और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो ये कह सकते हैं कि उरुवेला या फिर बोधगया। ठीक है, बोधगया में ये करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, पाटलिपुत्रा में। ठीक है, पाटलिपुत्रा करेक्ट होगा। चलिए आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनें। तो सबसे पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहले करंट अफेयर्स के बारे में आपको सुबह में बता चुका हूँ कि करंट अफेयर्स आपको किस तरह से कहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो एक बार फिर से मैं आपको गो थ्रू कराता हूँ। करंट अफेयर्स हमारे एप्लीकेशन पे फ्रेंड्स न्यू कोर्सेज स्टार्ट की जा चुकी है। जून 2020 से लेकर के आपके एग्जाम से 1 से 1.5 महीना पहले तक का करंट अफेयर्स कवर कराया जाएगा। 100 डेज का टारगेट मैं लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इस बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो कोर्सेज सेक्शंस में जाकर आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। 69 रुपये आपको पे करना होगा, जो कि 100 डेज़ के लिए आपको ये कोर्सेज मिलेगा, और 100 डेज़ में आपको करंट अफेयर्स बारीकी से कवर कराया जाएगा। उसका आपको डेमो वीडियो भी वहीं पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आपको कराई जाएगी, सब चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की। तो देखिए क्या कह रहा है, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के बाद महावीर थे, बिल्कुल सही है। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर, जो कि अंतिम तीर्थकर थे, बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट है कि महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, ये भी सही है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कह सकते हैं साक्ष्य, यहाँ पे होगा साक्ष्य नहीं, साक्ष्य दर्शन से ग्रहण किया, ये भी सही है। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे चारों के चार पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे, एक या एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन 5 को टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अब तो यार सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको होमवर्क बता दिया गया है कि नेक्स्ट जो टेस्ट होने वाला है किस टाइप टॉपिक पे होगा, नहीं देखा तो आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख रही होगी, वो आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।